मैं वेव समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये देख, तो अभी मैंने ग्रुप में डाली है, ये ओटीएम एटीएम आईटीएम की एक वेव बनी हुई है, ये होता है गामा कर्व। सब लोगों को दिख रहा है? हाँ यस, ठीक है, तो ऐसे गामा मूव करता है। अब अच्छा आपको, तो मैं क्या काटू बोलते बीच हैं में बोलूं? संदीप सर, जो आप बोल रहे थे ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला होता है, नहीं सर, इसका स्पीड और एक्सीलरेशन वाला काम होता है। अच्छा, मैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी बोल रहा था। नहीं, स्पीड मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग इज स्पीड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज एक्सीलरेशन। तो स्पीड जो है वो डेल्टा है, लेकिन एक्सीलरेशन जो है वो गामा है। मेरी गाड़ी पॉइंट ए टू पॉइंट बी 20 के स्पीड से जा रही है, ये गाड़ी 20 से स्पीड से जा रही है, डेल्टा हो गया। मैं उस स्पीड को 20 से 30 बढ़ा रहा हूँ, ये एक्सीलरेशन हो गया, गामा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कोरिलेट हुआ है। नो, आप गलत बता दिए ना। स्पीड और वेलोसिटी का रिलेशन हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट ना, वेलोसिटी के बाद एक्सीलरेशन, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन होगा ना। नहीं सर, जो वो होता है स्पीड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सीलरेशन होता है ना सर। हाँ, भूल गया सर। अगर उसको मैथमेटिकली अगर कनेक्ट करें, बस इसलिए मैंने बोला। वैसे तो उसका वैसे मान के चलिए, जैसे अपन वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, डिसइंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन एंड वो उसका अपोजिट क्या होता था? हाँ, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dy by dx जो होता है ना, ये पहला जो उसका dy by dx होगा, ये उसका वो हो जाएगा, पहला उसका डेल्टा हो जाएगा, फिर उसका dy by dx करेंगे ना, तो वो बन जाएगा, गामा बन जाएगा, अगर एक्चुअल फॉर्मूला निकालेंगे तो। ये डेरिवेटिव ऑफ टाइम होता है क्या? नो सर, ये डेरिवेटिव ऑफ चेंज होता है, मतलब नीचे जो जितनी की चीज है कि नीचे की चीज चेंज होगी ना, उसका डेरिवेटिव होता है। अच्छा, इसके पीछे रीजन रितेश भाई एक ऐसा है, व्हाट आई ऑब्जर्व की एटीएम डेल्टा जो है वो कम होता है एट द मनी, मतलब 50 के आसपास है, तो उसको रूम बहुत है, तो इसके लिए ये ज्यादा रहता है। कौस्तुभ देख, अगर एक चीज के पास ना मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी है, तो उसके पास गामा ज्यादा रहेगा। अगर वो इन द मनी होते जाता जाएगा ना, तो फ्यूचर बनता जाएगा, मतलब उसके पास रूम खत्म हो गया। एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां उसका जो डेल्टा है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 0.98, यानी कि 98 के आस, उसके ऊपर डेल्टा नहीं जाता। तो 98 पे दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू फ्यूचर्स। तो फिर उसको तू कितना ही उसमें गामा की ताकत लगा ले, वो तो फ्यूचर बन गया ना भाई। सेम चीज ऑपोजिट मान ले। एक चीज इतनी ज्यादा आउट ऑफ द मनी हो गई है कि उसमें तो कितना भी गामा लगा लेगा, तो वो इन द मनी नहीं आ पाएगा। हाँ, तो इसीलिए जो उसका कर्व बनता है ना, वो आउट ऑफ द मनी में फ्लैट बनता है, इन द मनी में फ्लैट बनता है, और सेंटर में कर्व वो बनता है, इफेक्टिव बनता है। ओके, तो कल तो हमने जब डेल्टा सीखा था, तो वी लर्न की सबसे जितना ज्यादा डेल्टा इतना अच्छा, बायर्स के लिए अच्छा। तो आज तो गामा ने तो और एक मॉडिफिकेशन कर दिया, मतलब आज गामा ने मॉडिफिकेशन कर दिया। अब आप समझने की कोशिश करना कौस्तुभ, कि जो गामा का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, वो जैसे जैसे तेरा टाइम कम होता जाएगा, वैसे वैसे गामा बढ़ता जाता है। एंड एक्सपायरी के दिन गामा इज क्या बोलूं, गामा इज लाइक ऑप्शन बायर्स की वो हो जाती है, ब्रह्मास्त्र, चांदी। अगर आप सही डायरेक्शन में बैठ गए, मैं इसमें बहुत ही वो डिबेटेबल एस्पेक्ट है कि सही डायरेक्शन कैसे पता करें, लेकिन आप सही डायरेक्शन में यदि बैठ गए हो, सही स्ट्राइक प्राइस चूज कर लिए जो कि एट द मनी या इन द मनी है, और आपको गामा का पुश मिल गया, तो फिर उस दिन भाई साहब आप कैपिटल को 3x तो करके ही जाओगे। और किसी ने सुना है ऐसा कि 10 रुपए का ऑप्शन मैंने 150 का बेचा, 200 का बेचा? हीरो टू जीरो बोलते हैं अर्पित भाई। हाँ, उसे हीरो टू, वो गामा इफेक्ट तो आता है सबसे ज्यादा। जीरो टू हीरो वो जीरो टू हीरो बनी है, ये गामा इफेक्ट पे ही बनी है। अगर गामा इफेक्ट नहीं होता तो ये ट्रेड कभी नहीं बनता।
हाँ, एक गामा का इफेक्ट होता है भाई, उसको खींच के ले जाता है, जब वो इंदा मनी कर देगा तो वैसे फ्यूचर हो जाएगा। हाँ, और वैसे वो ही बहुत फ्यूचर होता है। जल्दी होता है, बहुत जल्दी, मतलब 5 मिनट के अंदर ही देखा हवा होते हुए से। 5 मिनट तो आपने कम टाइम बोल दिया सर, 2 मिनट का समय ज्यादा बोल दिया, 5 मिनट ज्यादा बोल दिया। 2 मिनट के अंदर अंदर वो हवा हो जाता 2 है मिनट एकदम के से। अंदर वो हवा हो जाता है। तो उसके लिए ना मैं बता रहा हूँ, उसको ग्रैब करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल चाहिए, एक्सट्रीम लेवल की स्किल चाहिए, जो कि हर इंसान नहीं कर पाता। भाई उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, साल में 4-5 मौके मिलते हैं, और आपको नहीं अपनी नहीं नहीं कुटवाने नहीं के नहीं लिए अर्पित guts भाई, चाहिए। नहीं 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 नहीं, आपको हर एक्सपायरी में मौका मिलता है, हर भाई एक्सपायरी में मौका मिलता है। हर एक्सपायरी में मौका मिलता है, और पेशेंस लेवल बहुत चाहिए, के लिए हर बार आपका हाँ, शॉट ना लगेगा नहीं। तो हर वही बार वाला शॉट, हाँ हर बार शॉट लगेगा नहीं, लेकिन ना कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक्सपायरी में आप ब्रेक इवन उठोगे, किसी एक्सपायरी में आप 5% 10% बना के निकलोगे, किसी में 5% 10% गवा के निकलोगे। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी बन गई ना, तो आप साल की ऐसी 15-20 एक्सपायरी निकाल सकते हो। 52 में से आप 15-20 ऐसी एक्सपायरी निकाल सकते हो जहाँ पे आप ट्रेंड के सही डायरेक्शन में बैठे हो। भाई 15 अगर आपकी एक्सपायरी भी निकाल दी ना, अगर अगर 20-20 हजार की 15 एक्सपायरी भी निकाल दी ना अच्छी, तो यार हाँ ना 1:10 के रेशियो में बनता है पैसा फिर। हाँ 1:10 के रेशियो में पैसा बनता है फिर। हाँ, तो कितना होता है भाई, 15, मतलब पूरे साल में 52 हफ्तों में 15 दिन ही बना दिया पैसा, तो पूरे साल का खर्चा निकाल दिया, आने वाले 5 साल का खर्चा। जी जी पेशेंस जी, और बहुत लेवल का चाहिए यार इसमें, हाँ जी, नेक्स्ट लेवल का पेशेंट पेशेंस और चाहिए। जिगरा बहुत चाहिए यार, थप्पड़ अच्छा, खाने का। और ये जितना बेहतर ऑप्शन बायर के लिए है, उतना ही घातक ऑप्शन सेलर के लिए है। साथ में इंटरनेट भी अच्छा चाहिए, एग्जिट भी जितना फास्ट कर सकते हो कर पाओगे, नहीं तो वो हवा भी होता है और वो एकदम से नीचे भी आता है तुरंत। तो संदीप जी, यहाँ जो अपन डिटेल में बात कर रहे हैं ना, ये हाँ सब हम लोग मान के चलते हैं कि सबके पास एक एवरेज सिस्टम है, मतलब 2 मॉनिटर वाला सिस्टम, जिसमें कम से कम i3 हो, 500 GB की उसमें स्पेस हो, और कम से कम विंडोज 10 या फिर हाँ विंडोज 10 तो कम से कम चल रहा हो। तो ये सारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस तो आजकल नॉमिनल हो गई है, जो 30-35 हज़ार के लैपटॉप में आपको एनीहाउ मिल ही जाएगी। तो इतना, इससे बेसिक, इससे नीचे फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते ना, नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा। इसके नीचे कि आप किसी भी लैपटॉप में आज की मॉडर्न ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, नहीं तो स्क्वायर ऑफ करते करते वो पता चला उसी प्राइस पे आ गई जिस प्राइस पे आप थे। वो आपको देखिए संदीप जी, कभी कभी क्या है कि ना डायरेक्शन के साथ फॉलो थ्रू भी मिलता है। हाँ तो 5 रुपए की चीज फिर 200 भी पहुंच जाती है, 250 भी पहुंच जाती है। लेकिन कभी कभी बिल्कुल। ऐसा होता है कि 5 रुपए की चीज 200 छुएगी, फिर वापस 150 पे आ जाएगी, फिर 100 पे आ जाएगी। जी तो अब आपके पास जितनी ताकत हो आप उसमें कर लो। जो मेरे ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें 5 रुपए की चीज जीरो होती है। अच्छा जी। मैं पैसे तब कमाऊंगा जब 5 रुपए की चीज जीरो होगी, वो मेरा एज है। भाई जैसे आज ही बैंक निफ्टी का कॉल डाला था ग्रुप में, बैंक निफ्टी का पुट जो डाला था उसने ग्रुप में, बहुत तगड़ा ट्रेड कर रहा था भाई, जो भी था हेड्स ऑफ टू हिम। वो सिद्धार्थ था भाई साहब, बहुत अच्छा ट्रेडर, मतलब बहुत अच्छी डायरेक्शन में बैठा, बहुत अच्छे उसमें बैठा। लेकिन सर एज एन ऑप्शन सेलर मैं इस चीज को प्रमोट करूंगा कि नहीं करूंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मेरे एज के अंतर्गत नहीं आती। और मैं किसी को डिमोटिवेट भी नहीं करूंगा कि आप ऑप्शन बायर में पैसे कमा नहीं सकते। अगर आपके पैसे ऑप्शन बाइंग में बन रहे हैं, बिल्कुल बने, मैं मेरे से नहीं बनते हैं, इसलिए मैं ऑप्शन सेलर बनाऊं। तो हर किसी का ट्रेट है यार, किसी को कैसा बनना है। हर किसी का अलग अलग एज है। तो मेरा एज जो था वो बाइंग में डेवलप नहीं हो पाया। मैंने कोशिश की, लेकिन उसके लिए एक नेक्स्ट लेवल का माइंडसेट चाहिए, जो कि मेरे माइंडसेट से मैच नहीं खा रहा था। हाँ यार, ये भी बात सही है ना, देख मतलब यार 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना, कोई किसमें बना रहा है, ठीक है। हाँ तो अगर आपकी प्रैक्टिस बाइंग में अच्छी है तो आप बिल्कुल बाइंग से पैसा कमा सकते हो, मैंने कभी डिनाई नहीं किया। लेकिन ये बात है कि मान लो कि आप बाइंग करोगे ना, तो आप महीने में 3 से 4 दिन पैसा कमाओगे। सेलिंग करोगे ना, तो महीने में 20 से 20 दिन पैसे 20 दिन ज़्यादा बोल रहा हूँ, 20 दिन तो ट्रेडिंग होती है, 15 दिन पैसे कमा लोगे, 7 दिन गंवा लोगे। लेकिन एट दी एंड आप महीने में देखोगे ना, तो एक एवरेज ट्रेडर का रिटर्न ईयरली 50% का रहता है। बहुत ज़्यादा, 45 से 50%। सर मैं फुल टाइम ट्रेडर की बात कर रहा हूँ अर्पित भाई। और एज अ फुल टाइम ट्रेडर अगर आप 50% भी टारगेट नहीं कर रहे हो, तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए तो 20-25% की तो रैली हर कोई खेल लेगा ना। नहीं 15%
25% आप जो 50% की बात कर रहे हो सर, जैसे जैसे आपकी कैपिटल साइज बड़ा होता जा रहा है ना, जब 200 300 400 करोड़ लेके बैठे हो तो 50% नहीं निकाल सकते, क्योंकि इतना वो ही नहीं है मार्केट में, नहीं ना सर, ऐसी वॉल्यूम कोई है ना बात इतनी नहीं है। लिक्विडिटी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। बहुत बहुत लोग बैठे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेडर बैठे हैं, और कुछ ऐसे क्या बोलूं दिग्गजों से मिलके भी आया हूँ जो 100 करोड़ के कैपिटल पे दिन का 1-2 टका भी निकालने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, मैंने देखा है लोगों को ट्रेड करते। जब हम लोग पुणे में था और हमारी ट्रेनिंग एसएमसी ग्लोबल में होती थी, तो उनका कैपिटल साइज जो होता था वो बहुत ही तगड़ा होता था। मतलब क्या बोले, वो लोग लगभग मान के चलो 70,000 करोड़ 50,000 करोड़ ऐसे तो भी उसमें ट्रेड करते थे। तो निफ्टी का मान के चलो 30 40 50 पॉइंट की मूवमेंट, तो अगर एसएमसी ग्लोबल अकेला बैठ जाएगा ट्रेड मारने के लिए तो वही लेके आ जाता है। तो एज यू ग्रो आपके पास वैसी पावर आ जाती है। बट ये मैं नहीं बोल सकता कि 200-300 करोड़ का आपका कैपिटल साइज हो गया तो आप उस पर डिसेंट रिटर्न नहीं निकाल सकते। बिल्कुल निकाल सकते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन सिस्टम। और जैसे आप बड़े हो जाते हो 5-10 करोड़ के आसपास आप बड़े हो जाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं 5-10 करोड़ तो मैंने बहुत बड़ा बोल दिया, आप 1.5-2 करोड़ के आसपास ही पहुंचोगे ना, तो आप 50% चीज़ें ऑटोमेट कर दोगे और 50% चीज़ें ही मैनुअल कर दोगे रखोगे। अगर आपने 50% चीज़ें ऑटोमेट नहीं की ना, तो फिर आपका फिर वो लॉन्जेटिविटी आप खुद क्रैप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एज अ इंडिविजुअल माइंड आप ज़्यादा चीज़ों पर फोकस कर ही नहीं सकते ना। अगर आपके पास कैपिटल साइज बड़ा हो गया तो आप सिर्फ एक सिस्टम पे थोड़ी ना काम कर रहे हो, आप मीन रिवर्जन पे भी काम कर रहे हो, वो आप डाइवर्सिफाइड आप काम कर रहे हो तो ठीक है यार, पर आपका वो होता है कि कैसा आपको पसंद है, वही बात है। हाँ, जैसा आपको पसंद है वही वाली बात है। मैं एफएनओ वही ट्रेडिंग बात। की बात कर रहा हूँ, कैश ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। कैश में तो 30% बहुत बड़ी चीज हो गई, कम्युलेटिव। मैं एफएनओ तो ट्रेडिंग की हाँ बात कर रहा हूँ। अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग भी कर रहे हो एंड 40-45-50% आपने टारगेट नहीं किया, मैं फुल टाइम ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ ना, मतलब आप जी जान छोड़ के एकदम सही ट्रेडिंग में ही बैठे हो और कुछ आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो 50% इज अ डिसेंट रिटर्न। हाँ ठीक है, सही बात है यार। एफएनओ ट्रेडिंग में मैं कैश ट्रेडिंग पे बात कर रहा था यार। हाँ, तो कैश ट्रेडिंग में तो अगर आपने 25-30% क्रॉस कर लिया, मैं पिछले 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 2 साल तो बहुत ही एक्सेप्शनल थे लोगों के लिए। पिछले 2 साल तो बहुत ही एक्सेप्शनल थे लोगों के लिए, इन दोनों साल को कंसिडर नहीं करेंगे और नॉर्मल सिचुएशन में कंसिडर करेंगे, तो कैश ट्रेडिंग में अगर आपने 25-30% कर लिया तो भाई हेड्स ऑफ है आपको। फिर तो हम लोग जब भी इक्विवेलेंट रिटर्न्स कंपेयर करते हैं, 17-18% म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स कंपेयर करते हैं, और कैश ट्रेडिंग के लिए 20-25 अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो और आप मिड टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो। तो अगर आप फुल टाइम एफएनओ में घुसे हो तो भाई आपको तो 40-45-50% टारगेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप फुल टाइम हो ना उसमें। आपको घर के खर्चे भी निकालने हैं, आपको एक्सपेंशन भी देखना है, स्टाफ की तनख्वाह भी देनी है, क्योंकि हर एक चीज मैनेज करनी है आपको। तो आप 20-30% अगर एफएनओ ट्रेडिंग करके निकाल रहे हो तो फायदा क्या हुआ? आप 20 लाख रुपए कैपिटल भी लेके आए, 20% आपने निकाला, 4 लाख रुपए में आपका घर थोड़ी ना चल जाएगा जी। लेकिन अगर आप 20 लाख रुपए लेके आए और आपने 40-50% निकाला, 10 लाख रुपए साल के कमाए, तो आपकी गाड़ी खिंच जाएगी। हाँ भाई, ये तो बात फैक्ट है। तो उस दिन एक वीडियो चल रहा था कि हाउ मच कैपिटल डू यू एक्चुअली नीड टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। तो बहुत लोग आर्ग्यू कर रहे थे कि नहीं, हम तो 10 लाख रुपए में फुल टाइम ट्रेडर बन जाएंगे, हम 15 लाख में भी फुल टाइम ट्रेडर बन जाएंगे। जो एक सही बात है, जेन्युइन एक आदमी को अगर आपका लाख रुपए खर्चा है तो आपको कम से कम 25 लाख रुपए चाहिए फुल टाइम ट्रेडिंग में उतरने के लिए। कम से कम आप 40-50% रिटर्न निकालोगे, तब जाके आप लाख रुपए के अपने जो खर्चे हैं उसको मीटअप कर पाओगे। इसके रिगार्डिंग अगर कोई, बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं हम 10 लाख रुपए फुल टाइम ट्रेडिंग कर जाएंगे। भाई आप कीजिए ना, बिल्कुल कीजिए, लेकिन वो एक एक्सट्रीम रिस्क लेके क्या बोलते हैं, अपने कैपिटल जेपरडाइज करने का ही तरीका है। अगर आपको एक डिसेंट रिटर्न के साथ और अपने आप को सेफ गार्ड करके चलनी है, तो जो भी आप आइडियली टारगेट करोगे वो लगभग 4% पर मंथ है, जो कि आप मान के चलो कि समवॉट मैनेजेबल रिस्क के अंतर्गत आता है। मैं इमैनेजेबल रिस्क की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आपने भैया योलो खेल लिया और 50% कैपिटल के आपने ऑप्शंस बाय कर लिए और वो 10 टाइम्स हो गया। वो एक एक्सेप्शनल चीज है, हर किसी के साथ नहीं हो सकती। आपने एएमसी खरीद लिया, गेम स्टॉप खरीद लिया, आपके साथ चलेगा ही, आपको 1000 में एक इंसान मिलेगा, 99 मतलब 999 वही लोग मिलेंगे जिन्होंने डाउनफॉल में पकड़ा और पूरे पैसे डुबा दिए। तो जो चीज प्रैक्टिकल,
यही तो बाजार की रीत है, अपन को सूर्य हवाया गया था। हाँ, यही तो बाजार की रीत है। जो एक आदमी आएगा ना, वो बढ़िया आपको सीना तान के बताएगा कि हाँ भैया मैंने अब 1 रुपए से 1000 रुपए खड़े कर दिए, लेकिन जो उसके पीछे 999 लोग जिनमें उनके पीछे जो 999 लोग हैं जिन्होंने अपने 1000 रुपए डुबाए, वो कभी नहीं आके बताएंगे कि भैया हमने 999 रुपए डुबाए हैं बाजार में। भाई मैं बताऊँ ना, अगर तेरे बाजार में लाख रुपए लग गए ना, लोगों के ऐसे होते से लाख रुपए लग गए, जब लोग किसी और बिजनेस में बर्बाद हो जाते हैं ना, तो दे विल नॉट इट्स ओके यार, लग गए, प्रॉपर्टी में बर्बाद हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, अब धंधे में बर्बाद हो कुछ नहीं, आप शेयर बाजार में लाख रुपए बर्बाद कर दो तो ऐसा लिखा होता है कि भाई शेयर बाजार में क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, सोसाइटी की पर्सपेक्टिव अभी पिछले 2 साल में काफी हद तक चेंज हुई है, आने वाले 5-6 सालों में और अच्छी चेंज हो जाएगी, और लोग सीरियसली इसको एज अ फुल टाइम क्या बोलते हैं, फुल टाइम करियर ऑप्शन चूज करना चालू कर रहे हैं, और सीरियसली लोगों के दिमाग में आना चालू होगा कि हाँ भैया दिस इज एक्चुअली अ थिंग नाउ। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि भैया 5 लाख रुपए से फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, 10 लाख रुपए से फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। भाई मेरे माइंडसेट में और मेरे आइडियोलॉजी के हिसाब से 4% इज अ डिसेंट रिटर्न, ईयरली कंपाउंडेड दैट 4% इज 48% या 58% क्लोज टू। 1 लाख रुपए अगर आपका खर्चा है तो आपको 25 लाख रुपए चाहिए फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए, उससे आपकी गाड़ी खिंच जाएगी, गाड़ी आगे चल जाएगी। इसके ऊपर आप रिस्क लेते हो तो फिर वो आपका रिस्क है। मान लो आप 20 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो और 5% हर महीने कमा रहे हो, तो जैसे जैसे आप अपना कैपिटल साइज कम करते जाओगे, आपको अपने डेज एंड मीट करने के लिए उतना वाला रिस्क लेना पड़ेगा। अब ऑप्शन बायर हो तो आप लाख रुपए से महीने में लाख रुपए भी कमा सकते हो, आप करते चलो, वो चीज कौन मना कर रहा है? तो आप लाख रुपए भी फुल टाइम ट्रेडर बन जाओगे, बट वो सही चीज थोड़ी ना है, वो तो मतलब मान के चलो एक्सट्रीमली रिस्की चीज हो गई ना। दीप जी मैं आपको ऊपर इनवाइट कर रहा हूँ, लेकिन वो आपका ये भी एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। एक बार आप लीव करके ऊपर आएंगे क्या, तो मैं आपको दोबारा एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा ग्रुप में डिस्कशन चल रहा था कि गामा कैसे इफेक्ट करेगा। कौस्तुभ तू है मेरे साथ अभी भी? हाँ, हेलो, यस हाँ कौस्तुभ, ये देखना 1 मिनट ना, जैसे मैंने अभी ग्रुप में भेजा है, मार्केट इज 1575 पे और ये मार्केट 100 पॉइंट्स बढ़ गया, मतलब 15850 पे आ गया। देख पा रहे? हाँ, यस। हाँ, तो मेरे को रिस्पॉन्स करते रहना, क्योंकि मैं ना इमेज देख रहा हूँ, मैं ग्रुप पे नहीं देख पा रहा हूँ ना अभी। तो 15850 पे आ जाएगा, तो जो 0.23 लिखा हुआ है वो 50% के लिए कितना मूव करेगा 0.23 के हिसाब से, यानी 50 पॉइंट्स। हाँ, तो 50% मतलब 50% के हिसाब से 11 पॉइंट्स के हिसाब से। यस, लेकिन बाकी के बच्चे 50% कितने पॉइंट से मूव करेगा? 0.21 लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ सतीश भैया, हाँ ये जैसे 5 वो होते हैं ना ग्रीक शायद। हाँ भाई, 5 ग्रीक्स होते हैं। तो इनमें से मतलब 5 में से आप कौन से देखते हो जिनको सबसे ज्यादा आप कंसीडर करते हो? 5 थीटा, सबसे ज्यादा थीटा देखते हो आप? हाँ, अच्छा, एज ऑप्शन सेलर। डेल्टा गया भाड़ में, गामा गया मेरे भाड़ में, मेरे को थीटा से मतलब है। एज एन ऑप्शन सेलर मेरा कौन सा? एज एन ऑप्शन सेलर, ओके। एंड एज एन ऑप्शन बायर? एज एन ऑप्शन को अनलर्न करना पड़ता है, नहीं भूलना पड़ता है। आपको स्ट्राइक देखोगे और पता चल जाएगा इसके ग्रीक्स कैसे काम करते हैं। ओके, तो जो वो रो होता है, रो मैंने नहीं पढ़ा है भाई, और रो का इतना इम्प्लीकेटेड नहीं है, इम्प्लीकेशंस नहीं है। ओके। इसके बाद आता है वेगा, लेकिन वो वेगा भी मैं समझा दूंगा। पार्थ भाई आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। वो तो रो अपने इंटरेस्ट वैल्यू के साथ है, मतलब वो उसका इंटरेस्ट वैल्यू के साथ ज्यादा नहीं है, वो कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है, इसलिए उसकी खास इम्प्लीकेशन नहीं है। हाँ, वही बोलने वाला था मैं। ठीक है, आप सब लोग इमेज देख पा रहे हैं ग्रुप में? हाँ, यस। फॉर द पीपल जो अभी ज्वाइन किए हैं, मेरे ग्रुप में मेरे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम पे, हम उस पे इमेज रेफरेंस करके डाल रहे हैं, तो प्लीज उसको जाके देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि हम कौन सी इमेज की बात कर रहे हैं।
मैंने यशोद सर को इनवाइट भेजा है तो उनके पास चली जा रही है। दीप सर आप कोई इनवाइट एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ तब भी एक्सेप्ट नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। सारांश भाई भी आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हेलो कौस्तु, मेरे को रिप्लाई करना। यस ठीक आवाज आ रही है भाई। अब इसको अपन सेकेंडरी उस पे देखते हैं। क्या भाई ग्रुप में इमेज क्या समझ में नहीं आया, बताना। जीएल पे सर ये ग्रुप में इमेज डाले ना मार्केट वाले कुछ। हाँ तो ये exactly? ऑप्शन चेन बनी हुई है ना सर। अच्छा ऑप्शन चेन बनी हुई ना। हाँ, जो हमारी राकेश सर ने भेजी है ना अभी, वो वाली ऑप्शन चेन देखिए, उसमें सब अल्फा बीटा डेल्टा लिखा हुआ है, जिसमें डेल्टा भी लिखा हुआ है, गामा भी लिखा हुआ है। मैं भी गामा समझा रहा हूँ जो सारे कॉर्नर्स में है। ठीक है, अब इस चीज को कंक्लूड करने के लिए अगर मैं लेमन टर्म्स में समझाऊं तो आपको ये बात समझने में कितना टाइम लगेगा कि कौन सी स्ट्राइक गामा प्रेफरेबल है। तुषार भाई आंसर दो या विनय या संदीप सर आंसर दीजिए इसका। क्षितिज भाई वापस क्वेश्चन रिपीट करिए ना। अगर मेरे को आपसे पूछना हो कि आपको अभी स्ट्राइक प्राइस घुस के लेनी है, सौदा लेना है, तो आपको और कुछ नहीं देखना, सिर्फ गामा देखना है, तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे एज एन ऑप्शन बायर? हाईएस्ट वाली 0.23 हाईएस्ट वाली 0.23 सही है। तो मैं क्या इस बात से इसका एक निष्कर्ष निकालूं कि एट द मनी ट्रेड करने में या फिर इन द मनी ट्रेड करने में मेरे को डेल्टा का भी सपोर्ट है और गामा का भी सपोर्ट है। हाँ कौस्तुभ तू समझ रहा है? यस तो अब तेरे को समझ में आया सारे ऑप्शन बायर्स क्यों बोलते हैं कि आपको इन द मनी बाय करके काम करना है। हाँ, अब देखो चीजें क्लियर हुई कि जब रिलेटिव स्टॉप लॉसेस हिट होने चालू होते हैं तो इन द मनी आपको कैसे बचाता है एज कंपेयर टू आउट ऑफ द मनी। यस अगर आपका रिलेटिव स्टॉप लॉस हिट होता है तो इन द मनी में आपका सिर्फ 20 से 30% घाटा होता है, लेकिन वही आप रिलेटिव स्टॉप लॉस आउट ऑफ द मनी में लगाओगे वो 50% लेके जाएगा कैपिटल का भाई साहब। तो उस चीज को लोग समझते नहीं और आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करते हैं, जबकि उस चीज को आपको रेस्ट्रिक्ट करना है और इन द मनी में जाना है व्हेन यू आर बाइंग ऑप्शंस। अच्छा, एटीएम में उतना ही जोर से गिरेगा कि अगर सपोज 100 पॉइंट अपने व्यू अगेंस्ट गया तो वो 23 है तो पहला 50 पॉइंट्स के लिए वो 11 पॉइंट से गिरेगा, राइट? गामा नहीं गिरेगा राजा, वो डेल्टा को गिरने से रोकेगा। नहीं समझा, अभी ये अगेंस्ट द व्यू का बता। अभी अगेंस्ट द व्यू में समझाता हूँ। जो गामा है ना, ये आपको डेल्टा का मूवमेंट बता रहा है, पॉजिटिव मूवमेंट और नेगेटिव मूवमेंट की बात ही नहीं हो रही है। समझा? जो गामा का रिलेवेंस है वो सिर्फ और सिर्फ डेल्टा के साथ है, प्राइस की मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है उसका। वापस तू इमेज पे आते को अच्छे से समझाता हूँ। हाँ, मैं इमेज खोल के ही रखो, इमेज खोल के बैठा है ना, ठीक है। मान लो कि तू बोल रहा है 15,750 पे अपन ने बाई लिए एंट्री, कॉल बाई किया है अपन ने। हाँ जी। बाजार बढ़ने के बजाय नीचे गिर गया, यानी कि 15,650 आ गया। तो इसका रिलेवेंस आपको देखना है, तो आप अगर चेक करोगे तो 15,850 यानी कि 100 पॉइंट्स का आप पीछे का चीजें चेक करना चालू कर दोगे। समझा? मतलब अगर तेरे को 100 पॉइंट्स तेरे अगेंस्ट जाने की सिचुएशन चेक करनी है ना, तो अभी की करंट सिचुएशन 15,850 पे देख ले, वो तेरी 100 पॉइंट्स बाद की सिचुएशन है। 15,650 पे। हाँ, 15,750 है ना, वो मान लो 15,650 आ गया, तो जो 17 वाला प्रीमियम है दैट विल बी क्लोज टू 30.5। भाई एक बात पूछूं? क्यों? क्योंकि इसका जो 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी वाला प्रीमियम है वो भी 30.5 पे चल रहा है। इनकी रिलेवेंस ऐसे ही चलती है ऑप्शन प्रीमियम की। नहीं समझा ये पॉइंट पूछूं? जी सर। देखो आप जो बोल रहे हैं ना, वो मैं जो समझ रहा हूँ मैं बताता हूँ कि माना कि 15,750 की हम कॉल या पुट जो भी अपन को मालूम है वो ले रहे हैं, बराबर। तो वो जो डाउन होगी इसके कॉल पुट में 100 रुपए की है या 200 रुपए की, तो वो धीरे से गिरेगी। अगर हम आउट ऑफ मनी ले रहे हैं तो वो ज्यादा गिरेगी, ऐसा कहना आप बता रहे हैं? ऐसा नहीं सर, जो इन द मनी है वो गिरेगा ज्यादा, लेकिन वो रिलेटिव स्टॉप लॉस कम है। मैंने आउट ऑफ मनी लिया था, परसेंटेज वाइज कम गिरेगा ना, मतलब इन द मनी। नहीं इन द मनी है ना, जब इन द मनी आउट ऑफ द मनी होता है वो सबसे ज्यादा गिरता है। अच्छा,
एट द मनी कम गिरता है जी, एट द मनी भी इन द मनी काउंट हो जाता है, लेकिन उसका अभी गिरने की कोई बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ बात हो रही है डेल्टा के मोमेंट की। बराबर। तो जो गिरने और जो प्रीमियम बढ़ने और गिरने की बात हो रही है वो डेल्टा है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम डेल्टा के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब डेल्टा कितना बढ़ेगा गिरेगा, तो वो हमको पता चलेगा गामा से। हेलो, हाँ आवाज आ रही है भाई। आवाज आ रही है। कौस्तु अब देखना तू 15,750 में मैं जो बोलना चाह रहा हूं ना, अगर मार्केट तूने 71 पे बाय किया और तेरे अगेंस्ट चला गया, तो जो पहला तेरा डेल्टा है वो 51.66 है। अब जो इसमें मूवमेंट आएगी वो 0.23 के हिसाब से आएगी, मतलब या तो वो 0.23 बढ़ेगा या कम होगा एक स्ट्राइक प्राइस चेंज होने के लिए, समझा? मतलब एवरी 50 पॉइंट्स वो 0.23 ना 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 एवरी 50 पॉइंट्स नहीं राजा, पहली चीज के लिए। उसके बाद तो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा ना, तो वो भी 0.23 है, तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए। मान लो तेरे को और क्लैरिफाई करनी है चीजें तो उसको मत समझ। अब तू आजा 15,850 पे, तूने 15,850 का बाई किया 30 रुपए पे, तो अगर ये 50 पॉइंट तेरे अगेंस्ट चला जाता है तो वो 0.2 के हिसाब से वो पहली स्ट्राइक पे चेंज होगा। अच्छा, 0.2 के हिसाब से डेल्टा उसका ना। ठीक है, 0.2 के हिसाब से उसका डेल्टा चेंज होगा पहली स्ट्राइक पे। फिर 0.17 पे होगा जब वो 15,750 आएगा। यस करेक्ट। अब अच्छा, अब तेरे को बैठ गया चीजें कि कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है हर चीज। यस, बट अभी फिर उस दिन हम लोगों ने है डेल्टा भी डायनामिक है और ये भी डायनामिक है, क्या नाम है इसका, ये गामा भी डायनामिक है। ओके, तो अभी जो मेरा लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 71.2 है, तो विल माय गामा टेल मी कि हाउ माय एलटीपी विल चेंज इफ माय नो सर योर गामा विल टेल यू हाउ योर डेल्टा विल चेंज and your delta will tell you how your last price is going to change। अच्छा, तो अपन ने उस दिन जैसा देखा था कि अगर 15,750 पे अपन ने बाय किया कॉल एंड वो एटीएम था, इट इज उसका डेल्टा था 51.66। जी करेक्ट। तो पहला 50 पॉइंट के लिए वो 51.66 से मेरा एलटीपी चेंज होगा, 25 पॉइंट से मेरा एलटीपी कम होगा, 25 बढ़ जाएगा। अच्छा, तो अगेंस्ट जा रहा है क्या? हाँ सर, अगेंस्ट। ठीक है, तो 25 होगा। हाँ, तो वो 25 डेल्टा मेरा 25 ये हो जाएगा, तब तक 25 हो जाएगा, राइट? जी करेक्ट। डेल्टा 25 नहीं हो जाएगा, जो आपका डेल्टा है ना वो 0.23% के हिसाब से 10 पॉइंट के हिसाब से कम हो जाएगा, मतलब 0.23 का आधा कितना हुआ? अच्छा ओके, समझा, हाँ गॉट इट। तो ये 40 हो जाएगा मेरा डेल्टा, और फिर वो 40 के हिसाब से मेरा फिर आगे कम होगा। यहाँ पे जो भी प्राइस की बात हो रही है ना वो 100 पॉइंट्स के हिसाब से बात हो रही है, और जो स्ट्राइक प्राइस है वो 50 है हमारा। तो एवरेज स्ट्राइक प्राइस पे जो हम बात करते हैं वो 50% का इम्प्लीकेशन होता है। ओके, तो आपको वो चीज माइंड में कंसिडर करनी पड़ेगी। ओके, समझा, अभी समझा मेरे को। अच्छा, और किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछो, अच्छे से बताता हूँ फिर। विनीत सर, संदीप सर, अर्पित भाई, किसी को ग्रुप में देख के समझ में नहीं आया हो तो बिल्कुल पूछो, दोबारा समझाता हूँ। तो गामा नेगेटिव क्यों नहीं है पी के लिए, पुट के लिए? भाई गामा तो आपको मूवमेंट बता रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी ना बता रहा है। ओके, कितने पॉइंट की मूवमेंट डेल्टा में आएगी ये बताएगा। पॉजिटिव मूवमेंट आएगी या नेगेटिव मूवमेंट आएगी उसको गामा से कोई मतलब नहीं है। हाँ समझा, यस। संदीप सर, आपको आया समझ में? मेरे को ये समझ में आया कि अगर मेरे हिसाब से ट्रेड चलती है तो ही मुझे गामा फायदा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब एकदम मान के चलिए ये काइंड ऑफ 50% सही है। अच्छा, अगर अगेंस्ट जाएगा? नहीं सर, आप मान के चलिए जैसे डेज टू एक्सपायरी बहुत सारे बच्चे हैं ना, हाँ, तो आपको गामा उतना खास इफेक्ट नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ। लेकिन अगर डेज टू एक्सपायरी बहुत कम बचे, मतलब आज ही एक्सपायरी या 1 घंटे में एक्सपायरी बचा है,
ओके। तो ये गामा की वैल्यू एक्सट्रीम बढ़ जाती है एक्सपायरी वाले दिन। हाँ, गामा एकदम फटाक से आता है और फटाक से निकल जाता है, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे जैसे डेज टू एक्सपायरी कम होते जाते हैं ना, गामा बढ़ता जाता है। मतलब मोटा मोटी अगर कहें तो ये डेल्टा की वोलेटिलिटी बता रहा है। डेल्टा की वोलेटिलिटी बोल लो या फिर डेल्टा की एक्सपेक्टेड मूवमेंट बोल लो, बट डेल्टा में होने वाली मूवमेंट को सिग्निफाई करने का तरीका गामा है। ऐसा क्यों होता है बट श्रितेश भाई की टाइम टू एक्सपायरी जैसे जैसे कम होगा ये बढ़ेगा गामा? ऐसा क्यों होता है? यस, इसका मेरे को कोई एक्चुअल रीजन नहीं पता, बट जो मैंने डिराइव किया था अपने माइंडसेट के लिए कि जैसे जैसे डेज टू एक्सपायरी कम होते जाती है ना, उतनी अनसर्टेनिटी बढ़ते जाती है ऑप्शन सेलर के लिए। जितना वो दूर खड़ा होता है ना, उतना वो सर्टेन होता है कि वो पैसे कमाएगा, और जितना वो एक्सपायरी के क्लोज जाता है उतना वो अनसर्टेन होता जाता है कि भाई आज मैं पैसे कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा करके, क्योंकि उसके पास टाइम वैल्यू बहुत कम बची होती है। तो उस अनसर्टेनिटी को मैच करने के लिए ये डेल्टा को मतलब गामा को एक तो रौद्र रूप लेना पड़ता है कि किसी डायरेक्शन में जाके वो करे। हालांकि ये एकदम साइंटिफिक आंसर नहीं है या एकदम करेक्ट आंसर भी नहीं है, ये मैंने खुद को अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये दिलासा दिलाने के मतलब खुद को समझने के लिए ये आंसर निकाला है। इसका एग्जैक्ट आंसर मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर क्यों होता है, कैसे होता है, ये मेरे को भी नहीं पता। एक काम करना है यार, ठीक है तो ना 2017 से लेकर सितंबर के सिर्फ 4 महीने के देखना, 2017, 18, 19, 20 तुम्हारे को काफी कुछ समझ आएगा कि गामा के चक्कर में क्या क्या हुआ है। कुछ इवेंट्स हो रहे हैं उसमें भी गामा बहुत इफेक्टिव हो जाता है कि कोई एक्सपायरी वाले दिन कोई ऐसी न्यूज आ गई जिससे तुम्हारा ऑप्शन ही मतलब बोलते हैं 2 रुपए का ऑप्शन 25 रुपए हो गया, 30 रुपए हो गया एक झटके में, वो सारा गामा इफेक्ट होता है। नहीं, और फिर उसको समझ में आ गया गामा इफेक्ट होता क्या है, ये पूछ रहा है कि होता क्यों है। भाई अनसर्टेनिटी होती ना, अनसर्टेनिटी या कोई इवेंट आ गया, जैसे अगर 2019 में जो हो गया ना, तो अगस्त सितंबर में देखना, सितंबर में एक दिन निर्मला सीतारमण आती है और कुछ बोलती है, उस दिन 2000 पॉइंट सेंसेक्स में मूवमेंट आता है और वो बोलते हैं ना कि मैं 0 to 0 हो गए। तो वो एक अनसर्टेनिटी इवेंट आया, एकदम से कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज आई और गामा इफेक्ट के साथ ऑप्शन ऐसे भग गए। मतलब वो ऑप्शन बायर के लिए बहुत मोटा होता है गामा इफेक्ट, मतलब बहुत अच्छा होता है फेवर में, और ऑप्शन सेलर के लिए ना बहुत रिस्की होता है क्योंकि उसको पता नहीं अगर वो नेकेड है, कोई इवेंट आ गया और उसको कैसे संभालना है, तो उससे संभलता नहीं है। मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सेलर्स के इमोशंस को जो बता रहा है वो गामा बता रहा है कि सेलर का इमोशन कैसे रहेगा। नहीं सर, सेलर के इमोशन का गामा से कोई कनेक्शन नहीं है सर। ये पूरा नहीं, उनको इफेक्ट तो उन्हीं को कर रहा है ना गामा। नहीं सेलर्स को ज्यादा नहीं, ये बहुत ही गलत। ये नहीं, सेलर्स के इमोशंस का मार्केट्स मतलब किसी भी ग्रीक से कोई कनेक्शन नहीं है सर। सेलर्स के इमोशन का सिर्फ एक ग्रीक से कनेक्शन है, दैट इज थीटा। अगर थीटा मेरे साथ खड़ा है ना, तो गामा और डेल्टा मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। एंड ओआई श्वेतेश एक सेकंड ना, मेरे को कुछ बोलना है। जी राकेश सर, प्लीज कंटिन्यू। कॉस्ट्यूम यस, देख, अगर कोई भी अंडरलाइन एसिड जो है ना, जितने कम टाइम में वो ज्यादा बढ़ेगा ना, उतना उसका गामा बढ़ता रहेगा। गामा उधर इफेक्ट देता है कि कम टाइम में वो जरूरत से ज्यादा बढ़ गया या जरूरत से ज्यादा गिर गया। ठीक है, अगर निफ्टी थर्सडे को एक्सपायरी है, अगर वेडनेसडे को अचानक से 200-300 पॉइंट्स बढ़ गया ना, तो मतलब वो एक ही दिन बचा एक्सपायरी के लिए और वो अचानक से इतना बढ़ गया, तो उधर गामा इफेक्ट बढ़ जाता है। समझा? कोई तो चीज जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। एटीएम के लिए ही ट्रू है, एटीएम नहीं, आउट ऑफ द मनी पे भी होएगा ना। अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो ऑब्वियसली जो आगे के ऊपर के स्ट्राइक है कॉस्ट एटीएम के लिए ट्रू नहीं है। एटीएम पे उसका इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि उसकी डिग्री ज्यादा है। ट्रू सभी स्ट्राइक्स के लिए है। ओके, ट्रू वो सभी स्ट्राइक्स के लिए है। कितना किसके लिए ट्रू है ये उसकी वैल्यू बताएगी स्ट्राइक की। अब समझा? ओके, थोड़ा समझना कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा इसमें दिमाग लगता है, लेकिन वंस यू एक बार आप बैठोगे और थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, तो विल कम टू नो कि चीजें कैसे चल रही है।
संदीप सर, किसी भी इमोशन का उससे कोई कनेक्शन नहीं है सिवाय थीटा के अलावा, सेलर्स के अलावा कुछ नहीं होता। एक लास्ट चीज ऐड करना चाहता हूँ क्षितेश भाई। बिल्कुल सर। ये जो गामा का हम मतलब सब बता रहे हैं, ठीक है, बट ये आपको तब यूज में आएगा जब आपका काम 10 लॉट के ऊपर चल रहा हो। ये भी एक इसमें मेन फैक्टर है। अगर आपका काम 10 लॉट के ऊपर चल रहा है तभी ये गामा इफेक्ट और ये सब आपको जरूरी है, आपको पढ़ना, आपको समझना। उससे पहले आप इसको मतलब वो कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो, बट समझ लेना इज इम्पोर्टेंट। नहीं, एज अ सेलर की बात कर रहे हो तो 10 लॉट, अगर आप अगर आप बाइंग कर रहे हो ना तो 2-3 लॉट में भी गामा समझना जरूरी है भाई। हम मैं सेलर के लिए ही बोल रहा हूँ। सेलर्स के लिए तो आपको सेलर्स के लिए तो अगर आपके पास थीटा खड़ा है ना तो आप डेल्टा भी मत देखो, वो भी मत देखो। थीटा अच्छा हो सब चल जाएगा, थीटा अच्छा हो सब चल जाएगा। ये सेलर को टाइम डिके तो खाना है सबसे ज्यादा। हाँ, तो वही बात है, सेलर के पास थीटा खड़ा हो, सब खड़ा हो तो कोई सब चंग, जब तक मेरे पास थीटा खड़ा है सब चंगा सी। अब कौस्तुभ तू समझा कि हम लोग सेलिंग पे क्यों होते हैं, क्योंकि इतने सारी कॉम्प्लिकेशंस रिजॉल्व हो जाती है बाइंग पे खड़े होने से। ओके, तो एक ही ग्रीक देखना है आपको, थीटा मतलब नहीं, अभी नहीं, तक तो एक ही ग्रीक अपन वो ग्रीक भी नहीं देखते हैं भाई, क्योंकि वंस यू गेट इनटू द मार्केट्स ना तेरे को स्ट्राइक देख के पता चल जाता है कि कैसी क्या चीज है। ओके, अगर इसी चीज में तू 2-3 साल मन जाएगा ना तो यू डोंट इवन हैव टू लुक इनटू द ऑप्शंस ग्रीक्स की, पता ही नहीं चलता। पहले तेरे को सीखनी पड़ती है पूरी चीज और फिर अनलर्न करनी पड़ती है मार्केट्स के साथ। क्षितेश भैया। हाँ भाई। मैं ये कह रहा था, जैसे मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, मतलब कभी जैसे स्कैल्पिंग करता हूँ मैं, तो जैसे ऑप्शन बाइंग में काफी ज्यादा, जैसे आप कह रहे हो कि मुझे चीजें देखनी पड़ती है ना। हाँ। तो जस्ट सपोज कि मैं 50 पे है ना, 15,750 पे, तो मुझे बाइंग का तो पता है कि मैंने 700 का पुट ले लिया और या तो 750 का पुट ले लिया, ठीक है। बट जैसे अगर मुझे यही चीज सेलिंग में करनी है, मैं बस जो उसका जैसे नीचे मुझे मेरी जो डायरेक्शन है वो तो मतलब मैं उसको हैश तो करूंगा नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्शन मेरी जो है वो क्लियर है और एज अ स्कैल्प है तो वो नेकेड ही रहेगी। तो फिर मुझे मतलब कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी चाहिए, इन द मनी की एट द मनी? या तो एट द मनी या तो स्लाइटली इन द मनी, 60 डेल्टा के आसपास। आउट ऑफ द मनी नहीं लेनी है मुझे, नहीं करनी है तेरे को। आउट ऑफ द मनी तू तब करेगा जब तेरे को एक्सट्रीमली श्योर है किसी चीज के लिए, मतलब तेरे को कहीं से इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिल गई है कि यूएस वाले शॉर्ट कर रहे हैं, उस टाइप की सिचुएशन में। ओके। क्योंकि तेरे को अभी तू 2-3 लॉट्स में काम कर रहा है ना, तो तूने अभी तक अपना एक रिस्क फ्रेमवर्क बनाया ही नहीं है। एक बार तू अपना रिस्क फ्रेमवर्क बना लेगा ना, उसके बाद तेरी चीजें सॉर्ट आउट होना चालू होगी। ओके। रिस्क फ्रेमवर्क मतलब कि रिस्क पर ट्रेड, फिर रिस्क पर डे, फिर रिस्क पर मंथ, ये सब तो जब डिफाइन कर लेगा ना, उसके बाद तेरे को समझ में आएगा कि भैया ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजिक तरीके से कैसे करते हैं। अरे साहिल भाई, आप हो कहाँ से? कटनी, मध्य प्रदेश। नहीं साहिल भाई, क्या मतलब बोल रहा था, अगर स्काल्पिंग करनी तो हमने एक बार जॉबर डेस्क ज्वाइन कर लो। जो लोग होते हैं ना 10-15-20 पैसे में अपने ऑप्शंस निकाल सकते हैं। जॉबर डेस्क को कटनी में मिलेगी नहीं। नहीं तो दिल्ली आना पड़ेगा यार। ब्रोकर ही नहीं है तो फिर जॉब पैन कार्ड है क्या? पैन कार्ड दिल्ली आना पड़ेगा यार, जयपुर। साहिल खोल ले एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नहीं भाई, जॉबर डेस्क के फायदे बहुत हैं। हाँ, जॉबर डेस्क के फायदे बहुत है, पता चलता है मार्केट काम कैसे करता है। इंदौर में है क्या? इंदौर में बहुत मिल जाएंगे तेरे को, बहुत। हाँ, तो नेक्स्ट ईयर जा रहा हूँ, देखते हैं नेक्स्ट ईयर। ठीक। तेरे को NISM भी देना पड़ेगा, बट NISM सीरीज 8A मेरे ख्याल से 8B। 8B 8B कौन सी सीरीज हो गई यार? हाँ, वो एग्जाम देना पड़ेगा। सीरीज 8 है यार, मैंने भी 2-4 दिन पहले दिया इसका सीपी। कर लेंगे वो भी। वो दो है ना अर्पित भाई अपना, एक तो एक सादा कमोडिटीज का भी है और एक डेरिवेटिव्स का है सादा, तो वो दो पार्ट में डिवाइड किया है। नहीं, इक्विटी जो
सर्टिफिकेट एनआईएसएम का ये करा था हाँ एनएसआईएम का ही है कुछ, और करेंसी के लिए भी अलग होता है एक, जिसके लिए वो सीटीसीएल आईडी चाहिए होती है, उसका 10 है ना कुछ, तो एनआईएसएम का एनआईएसएम सीरीज 10 है, करेंसी का भी है अलग से एनआईएसएम करेंसी डेरिवेटिव्स भी होता है भाई। हाँ कितना टाइम लगता है सतीश भैया? किस चीज में कितना टाइम लगता है? ये एनएसआईएम सर्टिफिकेशन के लिए कुछ नहीं, बस एग्जाम देनी होती है, एक दिन पहले पढ़ना पड़ता है, जाके एग्जाम देनी पड़ती है, पास हो गया तो सर्टिफिकेट, फेल हुआ तो रीअटेम्प्ट। ये एग्जाम टफ क्या है? काइंड ऑफ टफ होती है ये एग्जाम। क्या है इसकी? नहीं उतना टफ भी नहीं होता है, हायर लेवल एग्जाम्स टफ होते हैं, जैसे रिसर्च एनालिस्ट है एनसीएफएम का, वो टफ होता है। तो इसके मतलब एनएसआईएम तो भी होने लग जाएगा रिसर्च एनालिस्ट। तो रिसर्च एनालिस्ट हमारे टाइम पे जब मैं कर रहा था 3 साल पहले, तो एनसीएफएम का होता था। एनसीएफएम नहीं एनसीएफएम का एनएसआईएम का यूज करते हैं, एनसीएफएम तो यूज ही नहीं करता कोई। नहीं, एनसीएफएम बहुत सारी चीजों में यूज होता है, मतलब हमारे 4 सर्टिफिकेट एनसीएफएम के थे और एनएसएम के 6 सर्टिफिकेट्स थे। वो अगर कोई इंस्टीट्यूट ने करवा दिया हो तो अलग बात है, और वही एनसीएफएम कोई नहीं लेता आज की तारीख में, क्योंकि एनसीएफएम आते थे 6-6 साल की एक्सपायरी से, तब एनएसआईएम नहीं भाई। अगर आप जाके इक्विटी डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, रिसर्च एनालिस्ट की अगर आप वो देखोगे, सेबी रजिस्ट्रेशन देखोगे ना, तो उसमें एनसीएफएम लिखा हुआ है। 3 साल पहले तक एनसीएफएम लिखा हुआ था, अभी क्या लिखा है मैंने जाके चेक नहीं किया। तो इसके लिए क्या मुझे कोई मतलब कोर्स वगैरह करना पड़ेगा क्या? एनआईएसआईएम नहीं भाई, कोर्स नहीं करना पड़ता है। तेरे को जैसे तू पेपर के लिए पैसे देगा ना, तो तेरे को रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और मॉडल आंसर शीट, क्वेश्चन शीट से तेरे को ईमेल पे आ जाएगी भाई। मैं भेज देता हूँ तेरे को रीडिंग मटेरियल। वाह रे वाह रे क्या बात है। पढ़ाई में भेज आप ना कौस्तुभ भाई लोग स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करो ना भाई। कौस्तुभ अपने आप में ना डाटा माइनिंग वो है। हाँ भाई, केएसएम खोल लो कौस्तुभ भाई। अल्पेश सर बोल रहे हैं कि मनमोहन सर बोल रहे हैं? मनमोहन बोल रहा हूँ। मनमोहन सर बताइए सर, कौन सा स्टॉक डिस्कस करना है? सर तो मतलब सतीश भाई सर रैडी को देखो तो रैडी को बस नहीं है क्या? बट सतीश भाई एक मेरा मिथ और खत्म कर दो। मैं सेलर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, बार बार क्यों लेके